बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रेनन मार्टिन की ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं, अपने बनाए हुए सीक्वेंस के मुताबिक, इसके बारे में बताता चलूं कि ये किताब जो है, जिस सीक्वेंस में लिखी गई है, अगर उसी सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आए। और यूट्यूब पर, बल्कि शायद दुनिया में पहली बार, मैंने ही इसका सीक्वेंस डिजाइन किया है कि इस किताब को किस सीक्वेंस में पढ़ना दुरुस्त होगा। इसका मैंने लेक्चर भी अपलोड किया है यूट्यूब पर बहुत पहले। हम उसी सीक्वेंस के मुताबिक पढ़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब ये किताब समझ में आ रही है। तो आज तक किसी ने इस किताब को पढ़ने का सीक्वेंस डिजाइन किया ही नहीं था इसका, सिर्फ मैंने किया है। और उसकी वजह है क्योंकि किताब को लिखने का सलीका और होता है और पढ़ने का सलीका और होता है। किताब पढ़ने का सलीका हर एक को नहीं आता। मैंने इस किताब को पढ़ने के सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू किया है। तो हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है। और मैं शेयर करता हूं, हमने कल परसों की क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े थे और उनमें डिफरेंशिएट किया था। मैं रिव्यू कर रहा हूँ उस लेक्चर को थोड़ा सा नए आने वालों के लिए। और अभी भी एडमिशन्स चल रहे हैं इस क्लास में। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या एडमिशन हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होकर आपको मिलता है। लाइव लेक्चर आप इस वक्त ले रहे हैं, यही लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आप जितनी मर्तबा चाहें उसे रिवाइज करें, डाउनलोड करें, जो भी चाहे करें। तो इससे फायदा ये होता है कि जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं उनको भी प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्डेड स्टेट में मिल जाते हैं। और फिर व्हाट्सएप पे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, बच्चे मुझसे सवाल जवाब पूछते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ। तो इस तरह से हम कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। और अगर इस वक्त भी कोई एडमिशन का ख्वाहिशमंद हो तो वो इस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। चले जनाब, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये आपके सामने है। दिस बुक इज माइन, ये 137 पे देखिएगा। यहाँ पे दिस और दैट, दैट पेन इज योर्स, these books are mine, those pens are yours, so this, that, these, those, what was that noise, ये that जो है, this horse is better than that horse, तो ये वाला this और ये वाला that, ये सब क्या है? ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। जबकि यही दिस और दैट ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखिएगा, अगर मैं यहाँ देखूं तो दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, यहाँ पे वही दीज है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, ये वाला दिस और ये वाला दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स नहीं है। फर्क क्या है? मैंने कल एक लॉजिकल डिफरेंस बताया था आपको कि बेटा, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो फिर हमें उसके साथ नाउन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि एडजेक्टिव वो होता है जिसके साथ नाउन को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव डिस्क्राइब ही उस नाउन को करता है जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो ये गुड जो है बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर, ये जो दिस है, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, तो ये दीज जो है, इसके साथ, इसके फौरन बाद कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वर्ब आ गया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में दिस इज बेटर देन दैट, तो दिस के बाद कोई नाउन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये दिस किसी कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कार नाउन है। जैसे ना, बोथ कार्स आर गुड,
दोनों कारें अच्छी हैं। अब दिस जो है वो पहली कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दैट जो है वो दूसरी कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कार नाउन है, एक नाउन की जगह दिस इस्तेमाल हुआ, दूसरे नाउन की जगह दैट इस्तेमाल हुआ, तो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जबकि यहाँ देखिए दिस बुक इज माइन, यहाँ पे दिस नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि दिस पॉइंट आउट कर रहा है नाउन को जो उसके फौरन बाद लिखा है, वो है बुक। ये बुक जो है नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है दिस, यानी ये वाली, और दैट वो वाला, है ना। तो ये पॉइंट आउट कर रहा है नाउन को, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन का होना जरूरी है। ये कल वाला लेक्चर था, परसों वाला, जो मैंने रिव्यू कर दिया है। अब आइए जरा देखिएगा। सॉरी, 138 पे लिखा है, दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ दैट स्पीकर, दैट रेफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर फार। दैट का मतलब होता है वहां, दूर अगर कोई चीज है, दिस का मतलब है करीब। दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड, दिस का मतलब है करीब वाली चीज, नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, जबकि दैट जो है वो रेफर करता है दूर वाली चीज को, जो ओवर देयर, यानी वहां, यहाँ नहीं, मोर रिमोट, यानी ज्यादा दूर है। दिस इज बेटर देन दैट, तो दिस जो है करीब वाली गाड़ी की बात हो रही है, दैट जो है वो दूर वाली गाड़ी की बात हो रही है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को उसने रिप्रेजेंट किया है। 139 पे देखिएगा, दैट विद इट्स प्लूरल दोस, दैट और दोस बाज़ औक़ात इस्तेमाल होते हैं, दिस और दीज नहीं, दैट और दोस, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इस्तेमाल होते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन, पहले से इस्तेमाल होने वाले नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए दैट और दोस इस्तेमाल होते हैं। लाइक द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, ये बेल्जियम नहीं है, बलगाम है। हाँ सॉरी, द क्लाइमेट ऑफ बलगाम, ये इंडिया का इलाका है, इज लाइक दैट ऑफ पूना, पूना भी इंडिया का शहर है। अब बलगाम का जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो पुणे के मौसम की तरह है, पुणे की तरह नहीं है, पुणे के मौसम की तरह है। तो बेटा यहाँ होना तो चाहिए था ये सेंटेंस लाइक दैट, द क्लाइमेट ऑफ बलगाम इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ पुणे। लेकिन यहाँ क्लाइमेट का वर्ड रिपीट करने के बजाय उस की जगह दैट इस्तेमाल किया। क्लाइमेट नाउन है, नाउन को रिपीट करने के बजाय नाउन की जगह दैट का वर्ड यूज किया गया है, ये दैट क्लाइमेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन प्लेस ऑफ अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा भाई, समझ में आ जाए तो यस कर देना है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, इस शहर की गलियां, आर वर्स, बदतर है, देन दोज ऑफ अहमदाबाद, होना चाहिए था द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन द स्ट्रीट्स ऑफ अहमदाबाद, लेकिन स्ट्रीट्स को रिपीट करने के बजाय उस नाउन की जगह दैट या दोज लगाया गया, तो दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आसान बात है। आर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज, तो होना चाहिए था आर सोल्जर्स आर बेटर ड्रिल्ड देन द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज। तो सोल्जर का नाउन जो है इस्तेमाल नहीं किया गया, रिपीट नहीं किया गया, उसकी जगह दोज इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन द रिवर्स ऑफ यूरोप, तो द रिवर्स ऑफ यूरोप कहने के बजाय दोज ऑफ यूरोप कह दिया गया। आसान हो गई ना बात। अब यहाँ एक खास बात, ये वाली बात याद रखो, when two things which have been already mentioned are referred to, अगर दो चीजों का जिक्र आए जिनका पहले ही जिक्र आ चुका हो, this refers to the thing last mentioned, that refers to the thing mentioned first। अब देखिए this और that का इस्तेमाल, यहाँ लिखा वर्च्यू एंड वाइस, है ना, ऑफर themselves for your choice, this leads to misery, that to happiness। अब देखिए यहाँ पर वर्च्यू एंड वाइस, यानी नेकी और बदी, ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, दोनों
आपके इख्तियार में है, आपकी चॉइस में है, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें। दिस, अब ये दिस किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तो जरा देखिएगा, ऊपर हमने पढ़ा था दिस रेफर्स टू द थिंग नियरेस्ट। यहाँ से नियरेस्ट नाउन कौन सा है, वर्चू या वाइस? तो नियरेस्ट है वाइस। यहाँ से नियरेस्ट कौन सा है, वाइस। जहां दिस लिखा है यहाँ से नियरेस्ट कौन सा है, वाइस। तो दिस का मतलब है वाइस। वाइस लीड्स टू मिजरी। अब कहना है वर्चू लीड्स टू हैप्पीनेस, तो वर्चू की जगह दैट का वर्ड इस्तेमाल किया, दैट फार्दर है, बाद में आ रहा पीछे है, या दूर है। तो बेटा वही रूल अप्लाई हुआ, करीब वाली चीज के लिए दैट दिस, और दूर वाली चीज के लिए दैट। यहाँ बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, दिस पहले आया दैट बाद में आया, तो दिस पहले वाली चीज के लिए दैट बाद वाली चीज के लिए, ऐसा नहीं है। दिस वर्चू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां से वाइस करीब है। और दैट वर्चू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां से वाइस दूर है। ये याद रखने की चीज। एल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजीरियस। एल्कोहल और टोबैको दोनों नुकसानदेह हैं, मुजरे सेहत हैं। दिस परहैप्स लेस देन दैट, लेकिन ये शायद उससे कम। अब दिस किसके लिए आया है, जल्दी बताओ। दिस एल्कोहल के लिए आया है, टोबैको के लिए आया है? नसरुल्लाह बताएंगे। जी नसरुल्लाह वजीर साहब। दिस टोबैको के लिए आया है क्योंकि यहां से टोबैको करीब है, और दैट अल्कोहल के लिए आया है क्योंकि अल्कोहल दूर है। सही है भाई। अब जो, ये तो सारे डेफिनेट प्रोनाउन थे, अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट, वेरी गुड नसरुल्लाह, आपने सही जवाब दिए दोनों। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? देखो भाई, सेंटेंस, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। एक शख्स को पहले से पता नहीं होता कि उसे करना क्या है। व्हाट टू डू, एक शख्स को पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है। हार्डली का मतलब होता है नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। वन हार्डली नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो यहाँ पे वन का मतलब क्या है? वालेकुम अस्सलाम हुनैन। यहाँ वन जो है, किसी ऐसे शख्स की बात हो रही है जो कोई भी हो सकता है। आपने अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, तो यहाँ वन का मतलब एनी वन, कोई भी शख्स, यहाँ कोई भी हो सकता है। तो ये इनडेफिनिट है क्योंकि ये किसी डेफिनेट पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिमिलरली, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज ओनली टू ट्रू। कोई भी ये कहना पसंद नहीं करता, लेकिन यही सच है, यही सच भी है। अब देखो यहाँ वन का मतलब क्या है, एनी वन, कोई भी हो सकता है, वो इनडेफिनिट है, डेफिनेट तो नहीं है ना। तो यहाँ जहां जहां वन आ रहा है नाउन की जगह, वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नन ऑफ दिस, नन ऑफ हिज पोम्स आर वेल नोन। अब ये नन का मतलब, तो नन भी इनडेफिनिट है क्योंकि ये ऑपोजिट है वन का, है ना। तो नन ऑफ हिज पोम्स आर वेल नोन, उसकी नज्मों में से कोई एक भी मशहूर नहीं है। कोई एक का मतलब इनडेफिनिट हो गया ना। नन इज अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ नॉट वन। तो वन कह लें या नॉट वन कह लें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बात तो एक ही है, इंडेफिनिट ही रहेगा। कॉमनली यूज विद प्लूरल वर्ब्स, और इसके साथ प्लूरल वर्ब्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, वैसे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए, येट इट इज कॉमनली यूज। हाँ, सिंगुलर है लेकिन कॉमनली प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। ग्रामर में अगर देखा जाए, नन का सिंगुलर नहीं, नहीं, नन तो खुद सिंगुलर है, और नन के साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए इंग्लिश दो तरह की है, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं आपको, ये कंफ्यूजन आपको मिलेगी आगे, तो मैं पहले से एक्सप्लेन कर दूं। अभी सब कुछ दिमाग से निकाल कर सिर्फ मेरी बात सुनिए। देखिए भाई, इंग्लिश जो है दो तरह की है, एक है फॉर्मल इंग्लिश, एक है इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश से मुराद व्हाट वी आर स्पीकिंग इन अ डेली लाइफ, हम रोजमर्रा जिंदगी में जो एक दूसरे से बोल रहे हैं, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, इसमें ग्रामर को इतना ज्यादा हम अहमियत नहीं देते। और फॉर्मल इंग्लिश वो है विच इज
जनरली रिटन इन फॉर्म, जो रिटन फॉर्म में होती है। आप जब कुछ लिखते हैं तो ग्रामर की परवाह करते हैं, ग्रामर की फिक्र करते हैं, ग्रामर की गलती ना हो ताकि। तो रिटन या फॉर्मल इंग्लिश जो होती है, या कहीं सेमिनार में स्पीकर के तौर पर एड्रेस कर रहे हैं आप, तो जाहिर है कि वहाँ फॉर्मल इंग्लिश चलेगी, इनफॉर्मल नहीं चलेगी। तो वेयर यू आर स्पीकिंग और राइटिंग फॉर्मल सॉर्ट ऑफ इंग्लिश, देन यू विल टेक केयर ऑफ ग्रामर वेरी मच। बट इन इनफॉर्मल इंग्लिश, और I can say indifferent English, you will not use grammar carefully. तो आम तौर पर इनफॉर्मल या कॉमन जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें नन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं लोग। लोग तो एनी वन और एवरी वन और ईच के साथ भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं। बोलने में चलेगा, लेकिन लिखने में नहीं चलेगा। फॉर्मल इंग्लिश में इट इज अ मिस्टेक। ठीक है। तो इफ समथिंग इज कॉमनली यूज्ड, it is not certain that it is right, it is correct, it may be wrong, right, grammatically. They, plural in general, they say he has lost heavily. अब देखो ना ये सेंटेंस देखो, they say he has lost heavily, है ना। तो they say that one of the local banks has stopped payment. तो देखो वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैज, तो हैज क्यों आया, क्योंकि वन ऑफ द लोकल बैंक सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन दे जो है, दे से इट इज सेड बाय सम पर्सन। तो दे से जो है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जब आप इनडेफिनेट हो कि किसने कहा है, तो आप दे से कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं या किसी ने कहा है ना। इनडेफिनेट होते हैं, तो यहाँ दे जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ऑल वर ड्राउन, ऑल वर्ड, सब का सब डूब गया। हालांकि यहाँ ऑल वॉज होना चाहिए था, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में वर्ब भी चलता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदा ही अमीर होते हैं, अजीम होते हैं। तो ये पैदाइशी तौर पर अजीम इंसान होते हैं, तो आप सम के साथ आर भी लगा सकते हैं। सम से ही इज अ शार्पनर, शार्पर। तो यहाँ सम से का मतलब है कोई एक शख्स कहता है, तो यहाँ सम सेज होना चाहिए था, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है। nobody was there to rescue the child। देखो nobody, nobody जो है इन डेफिनेट प्रोनाउन है। many of them were गुरखास, गुरखा जो है ये इंडिया की एक कौम का नाम है, कौमियत का नाम है गुरखा। many of them were गुरखास, उनमें से बहुत से गुरखे हैं। तो many of them जो है ये क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया, क्योंकि उसमें आपने डेफिनेटली नहीं बताया कौन कौन। we did not see any of them again, any क्या है, ऑब्वियसली इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। इसी तरह वन और अदर, तो वन और अदर, एक या दूसरा, है ना। डू गुड टू अदर्स, तो यहाँ अदर्स जो है वो क्या है, इनडेफिनेट है। ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, तो इसमें किसी डेफिनेट पर्सन की तरफ इशारा नहीं है। ऑल दीज प्रोनाउंस इन इटैलिक्स रेफर टू पर्संस और थिंग्स इन अ जनरल वे, जनरल वे में बात हो रही है आमतौर पर, बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। खास तौर से किसी पर्सन और थिंग को रेफर नहीं कर रहे, इसलिए इंडेफिनेट चलाएंगे, दे आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस। 142 पे आइएगा। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स मे बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, इनमें से बहुत से वर्ड्स एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे वन है, एनी है ना। जैसे आई विल लाई, आई विल टेक यू देयर वन डे। अब ये वन जो है डे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये एडजेक्टिव, ये वाला वन एडजेक्टिव। अब आगे क्या था वन के बाद, वन और अदर ऑफ अस, है ना। वन कैन डू इट, तो वन का मतलब वहां पे वन के बाद कोई नाउन नहीं था, वो था डेमोन्स्ट्रेटिव, वो था इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ये जो है वन इस्तेमाल हो रहा है, वन डे, ये एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव। ठीक है, ये सिंपल एडजेक्टिव है वन, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ द डे बता रहा है। एनी डे, यहाँ वन का मतलब है एनी डे। एनी फूल कैन डू दैट, एनी फूल, अगर मैं कहता वन कैन डू दैट, तो यहाँ वन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा हूं मैं एनी फूल, फूल क्या है, नाउन है। और एनी जो है, फूल जो है ये नाउन है, और एनी जो है क्या है, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो यहाँ फ्यू जो है, फ्यू, ये एडजेक्टिव है। सम मिल्क वॉज स्प्लिट, तो यहाँ सम एडजेक्टिव है, ऊपर सम इस्तेमाल हुआ था, तो वो प्रोनाउन था, फिर वो उसके बाद
नाउन नहीं था, यहाँ सम के फौरन बाद नाउन आ रहा है, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, पहले भी आपको बताया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो फर्क है वही इनडेफिनिट प्रोनाउन और एडजेक्टिव का फर्क है। ठीक है। अच्छा, इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन वगैरह वगैरह, ईच, द प्रोनाउन ही और शी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। आमतौर पर ही और शी इस्तेमाल होता है, जैसे आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन। अब ये एवरीवन जो है, इसके लिए आगे दोबारा प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? ही या हिज, ही हिम हिज। आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज। तो ये हिज कौन है? एवरीवन। इनडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीवन, एवरीवन इनडेफिनिट प्रोनाउन है, उसी इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हिज इस्तेमाल हुआ, तो ये भी इनडेफिनिट। ठीक है। नोट दैट today it is more usual to use plural noun they, them, their, except in very formal language। फॉर्मल लैंग्वेज के अलावा, यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज में इनके साथ प्लूरल प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं, प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है। लेकिन ग्रामर के टेस्ट में ये गलती करने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वहां फॉर्मल इंग्लिश चेक हो रही होती है। तो देखिएगा, एनीबडी कैन डू इट इफ ही ट्राइज होना चाहिए था, वो ग्रामेटिकली सही होता है, लेकिन दे ट्राई इस्तेमाल होता है आमतौर पर स्पीकिंग इंग्लिश में। ठीक है। ईच ऑफ देम हैड हिज शेयर, यहाँ होना चाहिए था ईच ऑफ देम हैड हिज शेयर, लेकिन यहाँ हिज शेयर की जगह देयर शेयर लिखा है, तो ये भी गलत नहीं है इनफॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल लैंग्वेज के लिहाज से देखा जाए तो ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है। इनफॉर्मल पे हम पर डिपेंड, हाँ, हम पर डिपेंड करता है बेटा। अब आप अगर टेस्ट दे रहे हैं एसपीएससी का और उसमें ये ग्रामर का सवाल आ जाता है, तो आप फॉर्मल इंग्लिश के मुताबिक करेंगे, इनफॉर्मल के मुताबिक नहीं करें। ठीक है। अगर लिखा होगा तो उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, करेक्शन करना जरूरी है। सही है मुनैन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है? अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एक एक को अलग 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 तकसीम करना। तो जैसे ईच है, ईदर है, नीदर है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज में से हर एक, अलग अलग हो गया ना सर, गेट सरप्राइज। ईच टुक इट इन टर्न, हर एक अपनी अपनी बारी पर लेगा, तो ईच का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने हर एक को अलग अलग। ईदर ऑफ दीज रोड्स, इन रोड्स में से हर एक या कोई एक, तो या ईदर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक एक को। लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ईदर ऑफ यू कैन डू गो, तुम में से हर एक जा सकता है, तो यहाँ ईदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर एक को। ठीक है। नीदर ऑफ, ये ईदर का नेगेटिव है, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। इज क्यों आया है, आर क्यों नहीं आया? क्योंकि नीदर का मतलब है कोई एक भी नहीं, नन की जगह है ना। ईच ऑफ द बॉयज अटेम्प्ट्स, बिल्कुल सही है। ऑल क्वेश्चन 100% सही जुमला लिखा है आपने, 100%। हुनैन ने बिल्कुल सही लिखा है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही है। Each, either, neither are called distributive pronouns because they refer to persons or things one at a time, one at a time, है ना, हर एक। For this reason, they are always singular and as such followed by the verb in the singular form। बिल्कुल ठीक है। ये सब ईदर और नीदर की और ईच की एग्जाम्पल्स चल रही हैं, पढ़ लीजिएगा इनको। अब चैप्टर 18 पर आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये मैं बेहतर समझूंगा कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा सामने लिखा हुआ ना, जैसे आई मेट हरी, हरी हैव जस्ट रिटर्न, है ना, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कल की क्लास इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पर होगी और उस पर हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, यहाँ तो नहीं लिखा इस बुक में, लेकिन मैं एक एडिशनल टॉपिक टच करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन एक मिला के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ जो कुछ लिखा है वो बोर्ड पर इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एज अ प्लूरल नीदर की इंस्टेड, क्या लिखा है एज अ प्लूरल, सवाल कर रहे हैं आप, नीदर की इंस्टेड क्या यूज करेंगे? नहीं बेटा, नीदर सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल थोड़ी बनाएंगे। ठीक है। तो जनाब, ये हमने आज टॉपिक्स कंप्लीट किए और आप देख रहे हैं कि हम
रेनन मार्टिन को किस डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मैं वजाहत कर दूं, इसी डिटेल में इंशाल्लाह पूरी बुक को पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। मैक्सिमम हम इसमें से जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने की मुद्दत जो है वो मैंने 5 महीने कहा था, तो 5 महीने की सिर्फ फी पे करनी है। इस बुक को कंप्लीट करने में 5 महीने नहीं लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे। और जितने भी लगे आपने फी पे करनी है सिर्फ 5 महीने। ठीक है। उसके बाद ही क्लास चलती रहेगी और कोई फी नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह इस किताब को एक दफ़ा कंप्लीट मैंने करना है अपने रिकॉर्ड को भी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपने पास भी रिकॉर्ड में रखूंगा ये मेरे बाद इंशाल्लाह दुनिया में लोगों के काम आएगा। ठीक है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखते रहिए, जिस पर बहुत सी चीज़ें मैंने करवाई हैं, इस बुक से नहीं है लेकिन दूसरी जगहों से मैंने करवाई हैं, तो वो भी आपके काम आता रहेगा। बहुत सी चीज़ें वहाँ क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि वो अपडेटेड इंग्लिश है। ये रनन मार्टिन अपडेटेड नहीं है बल्कि पुरानी किताब है। इसमें कुछ चीज़ें जो अपडेट हो चुकी हैं, मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, वो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको। क्योंकि हर साल इसका नया एडिशन आता तो है लेकिन वो रिवाइज नहीं होता। वो लिखा हुआ होता है रिवाइज बाय अरुण प्रसाद, लेकिन वो अरुण प्रसाद 1958 में इंतकाल 1958 में उन्होंने एक दफा किया था इसको रिवाइज, के बाद उनका इंतकाल हो गया था, और उसके बाद से आज तक उन्हीं का नाम लिखा हुआ आता है किताब पर, जबकि वो कब्र में होंगे शायद, या उनकी अर्थियां भी सलामत नहीं होंगी अब तो माजरत के साथ। तो जाहिर है कि अब कोई रिवाइज नहीं कर रहा है इसको, बल्कि ये हर साल एज इट इज शाया होती है, थोड़ी बहुत वोकैबलरी चेंज हो जाती है। इसमें आर्काइक इंग्लिश नहीं है बेटा। आर्काइक इंग्लिश तो ओल्ड इंग्लिश का वो हिस्सा है जो अब वो ऑब्सलीट हो चुका है, दो दी दाई दाइन दाई सेल्फ, है ना। तो वो तो अब ऑब्सलीट हो चुका है। वो हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सामने आते हैं, कहीं कहीं इसमें भी हमें मिला है, लेकिन वो एग्जाम्पल्स में मिलता है, ठीक है ना। आर्काइक इंग्लिश नहीं कह सकते इसे। जस्ट 1958 में रिवाइज हुआ था, तकरीबन 25 60 70 साल पुरानी इंग्लिश है, लेकिन इतनी ऑथेंटिक है कि बहुत से लोग आज भी इसको अथॉरिटी समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, और सिखाने वाली किताब है अगर सही सीक्वेंस में पढ़ी जाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में मैं वाहिद शख्स हूँ जिसने इस किताब को सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है और सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सीक्वेंस में लोगों को पता ही नहीं है कि इस सीक्वेंस में इस किताब को पढ़ने का सलीका है। ठीक है ना। तो दुआ कीजिएगा, मैंने यूट्यूब चैनल पर इसका सही सीक्वेंस एक दफ़ा वीडियो की सूरत में अपलोड किया है, वो भी देख लीजिएगा, एक दफ़ा अंदाजा हो जाएगा आपको। और उसके व्यूज़ भी पढ़िएगा, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी, क्योंकि लोगों की अब समझ में आना शुरू हुई है ये किताब। ठीक है ना। तो ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, लेकिन बहरहाल ये एक कारनामा है जो अभी तक किसी ने सरंजाम नहीं दिया था। ठीक। यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे पैसे बने। बिलीव मी, मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं मरने के बाद जिंदा रहना चाहता हूँ। कल मैं दुनिया में नहीं हूँगा, लेकिन लोग मुझसे मेरे चैनल पर पढ़ रहे होंगे और फैजियाब हो रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मुझे आता हूँ वो सब मैं यूट्यूब पर डाल दूँ, ताकि मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाना चाहता, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और दुनिया उससे फैजियाब होती रहेगी। ठीक। सर सीक्वेंस में बहुत आसान हो जाती है, मैंने पहले पढ़ी थी लेकिन समझ नहीं आई, यही मैं कहना चाह रहा हूँ सर। आपका आपका जो कमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे बड़े बड़े प्रोफेसर ने कमेंट किए हैं मेरे उस चैनल पर कि भाई ये किताब अब हमारी समझ में आना शुरू हुई है। तो दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। ये वाला लेक्चर आज का मैं यूट्यूब पर अपलोड जरूर करूंगा। बाकी तो पेड लेक्चर्स हैं, जाहिर है वो हम ऑनलाइन क्लास में लाइव ही लेते हैं। तो ये पब्लिक में जाएगा ये लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, याद रहें, आबाद रहें।